नमस्कार दोस्तों। इस टाइम पर पूरा मुंबई आतंकियों के अटैक से दहल गया था। 26/11 अटैक में पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई में बहुत भयानक तबाही मचाया, जिसमें बहुत लोगों की जानें चली गईं और बहुत सारे लोग घायल हो गए। आतंकियों को पहले से निर्देशित था कि जब आप होटल में जाना तो मुस्लिमों को छोड़ देना। 26/11 अटैक के सारे आतंकियों को किसने इकट्ठा किया, कैसे प्लानिंग करी, इन आतंकियों का ट्रेनिंग किस लोकेशन पर फिक्स किया गया, जब 27 सितंबर को अटैक होना था तो 26/11 की डेट को क्यों शिफ्ट कर दिया गया और लास्ट टाइम पर समुद्री बॉर्डर की सिक्योरिटी क्यों कम कर दी गई थी। मुंबई पहुंचने के बाद 10 में से 2 आतंकवादी क्यों बोट में रह गए थे। दिल्ली से कमांडो को पहुंचने में क्यों इतना ज्यादा समय लग गया था। ताज होटल से गौतम अडानी को कैसे निकाला गया। आइए हम लोग 26/11 अटैक को डिटेल से समझते हैं। ईयर 1971 में पाकिस्तान के अंदर एक मिलिट्री कॉलेज था, कैडेट कॉलेज हसन अब्ताल। इसमें 2 लड़के पढ़ते थे। एक का नाम था तहब्बुर हुसैन राना और दूसरे का नाम था दाऊद सैयद गिलानी। इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी। तहब्बुर हुसैन राना आगे चलकर पाकिस्तान की मिलिट्री में डॉक्टर बन जाता है और कनाडा की लड़की से शादी करके कनाडा चला जाता है और कनाडा में वीजा कंसल्टिंग कंपनी खोल लेता है। और इसके स्कूल फ्रेंड दाऊद सैयद गिलानी के पिता ने यूएस के एलिस हेडली से शादी किए थे। शुरू में एलिस पाकिस्तान आई थी, लेकिन कुछ समय बाद ये सैयद सलीम गिलानी से तलाक लेकर दाऊद गिलानी की मां यूएस चली जाती है। दाऊद सैयद गिलानी की एक आंख भूरी थी और दूसरी आंख नीली थी। 1977 में दाऊद गिलानी अपनी मां के पास यूएस चला जाता है। यूएस में बैठे बैठे पाकिस्तान के टच में रहता है और वीजा कंसल्टिंग का काम करता है और 2001 में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के हाफिज सईद के टच में आ जाता है। इसके पहले ही हाफिज सईद ने इंडिया पर कई अटैक कर चुका था और 2002 में हाफिज सईद ने दाऊद सैयद गिलानी को पाकिस्तान बुलाता है और लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर जो मुरीद की लाहौर में स्थित है, यहाँ पर सैयद गिलानी की ट्रेनिंग कराई जाती है। इसके बाद पीओके के मुजफ्फराबाद में एक एडवांस ट्रेनिंग कराई जाती है। इन्हीं सब ट्रेनिंग के लिए दाऊद सैयद गिलानी 26/11 अटैक के पहले 5 बार पाकिस्तान आया था। हाफिज सईद ने दाऊद सैयद गिलानी को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग दे रहा था। 26/11 अटैक की प्लानिंग, ट्रेनिंग की फंडिंग पाकिस्तान की आईएसआई कर रहा था। ट्रेनिंग के बाद दाऊद सैयद गिलानी को यूएस भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि वहां जाकर तुम अपना नाम चेंज करा लो। यूएस जाने के बाद दाऊद सैयद गिलानी ने अपना नाम बदलकर डेविड कोलमैन हेडली कर लेता है। अपनी मां का लास्ट नाम इस्तेमाल अपने नाम में कर लेता है और डेविड कोलमैन हेडली के नाम से यूएस में पासपोर्ट बनवा लेता है और अब ये यूएस का सिटीजन लगने लगता है। और डेविड हेडली कनाडा जाकर अपने फ्रेंड तहब्बुर से मिलता है और लश्कर तैयबा जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे दोनों प्लान करते हैं। इसी टाइम पर पाकिस्तान के अंदर लश्कर लड़कों को अलग अलग शहर से ट्रेनिंग के लिए रिक्रूट कर रहे थे, जो नवयुवक हों, अनमैरिड हों, जिनके आगे पीछे कोई ना हो, पढ़े लिखे ना हो, ऐसे लड़कों को आतंकी ट्रेनिंग के लिए ढूंढा जा रहा था। 2005 में पाकिस्तान के अंदर एक लड़का था अजमल कसाब, जिसको पैसों के लिए इनके पिता ने लश्कर तैयबा को बेच दिया था। इन सबको इकट्ठा करके इंडिया के खिलाफ एक टीम बनाया इस्तेमाल करने के लिए। लश्कर की ट्रेनिंग 3 फेज में होती है और लास्ट में फाइनल ब्रीफिंग दी जाती है। पहले फेज की ट्रेनिंग 21 दिन की होती है, जिसे दौराए सोफा कहा जाता है। ट्रेनिंग से पहले जो भी सुन्नी थे उनको कन्वर्ट करवा दिया जाता है और पहले फेज की ट्रेनिंग के दौरान हाफिज सईद और जकीरुर रहमान से मिलवाया जाता है और सेकंड फेज की ट्रेनिंग के लिए इन्हें मनसेरा में ले जाया जाता है और यहाँ इन्हें पहाड़ों में बंदूक चलाना, बम बनाना, मैपिंग रीडिंग, सैटेलाइट फोन यूज करना, इसके बनाए हुए कोड रीड करना सिखाया जाता है। सेकेंड फेज की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इन्हें 1 हफ्ते के लिए घर भेज दिया जाता है और 1 हफ्ता बीतने के बाद इन्हें ओकारा में बुलाया जाता है और वहां से इन्हें पीओके की चालबंदी पहाड़ियों में लेकर जाया जाता है और यहाँ पर थर्ड फेज की ट्रेनिंग कराई जाती है। इसे दौराए खस कहा जाता है। ये ट्रेनिंग 2.5 महीने तक चलती है। ये इंडिया के खिलाफ यहीं से आतंकियों को ट्रेंड करते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान लश्कर के हेड हाफिज सईद, जकीरुल रहमान नकवी और काफा ये सब आकर इन्हें मॉनिटर करते थे यहाँ पर। इसके बाद इन्हें फाइनल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका नाम दौराए ई रिब्बत है। इसमें इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कोई फॉलो कर रहा है तो क्या करना है, लोकेशन और कोऑर्डिनेशन न मिलने पर तो क्या करना है। और 2008 आते आते 10 लड़के फाइनली ट्रेनिंग करते हैं। इस सभी को 2-2 के ग्रुप में बांट दिया जाता है। ये 5 टीम बनाई गई थी। यही 5 टीम मुंबई में 26/11 अटैक को अंजाम दिए थे
और इन पांचों टीम के लड़कों को समुद्र में ले जाकर 2 बोट में बैठा दिया जाता है और 3 दिन तक समुद्र की ट्रेनिंग कराई जाती है, जैसे समुद्र की गहराई समझना, डायरेक्शन समझना, नॉटिकल मील क्या होता है वो सब समझना, तैरना सिखाया जाता है, मछली पकड़ना सिखाया जाता है। इसके बाद इन सभी को मुंबई में किस किस जगह अटैक करना है, कौन सा रोड पकड़कर जाना है, इन सभी को वीडियो के द्वारा समझाया जाता है। इसके लिए मेन रोल प्ले करते हैं यूएस में बैठकर डेविड हेडली और तहब्बुर राना ने। ये दोनों मिलकर मुंबई में एक यूएस वीजा कंसल्टिंग ब्रांच खोल देते हैं। डेविड हेडली अंग्रेजों की तरह दिखता था, इसका पासपोर्ट यूएस का था, इसीलिए इसको ब्रांच खोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं आई, जिसके कारण किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। जिसके बाद डेविड हेडली 2006 में पहली बार मुंबई आता है और यहाँ पहुंचने के बाद सभी रूटों के फोटो, वीडियो, रूट मैप को कलेक्ट करने लगता है। ताज होटल, ओबेरॉय होटल, द लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस, सीएसटी स्टेशन, इन सब के डाटा के अलावा बोट से किस प्लेस पर प्रवेश करना सबसे सुविधाजनक और सेफ रहेगा, इन सब का वीडियो बनाकर पाकिस्तान को दे दिया था। उसके बाद हेडली 2008 में पानी के रास्ते से मुंबई जाता है, रूट के सभी जगह के फोटो और वीडियो बनाकर लश्कर को दे दिया। उसके बाद जुलाई 2008 में जब हेडली मुंबई आया तो इसने एक्टर महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट से जिम में जाकर मिलता है और उनसे दोस्ती कर लेता है। एक बार ड्राइव करते करते राहुल भट्ट को वार्न भी किया था कि मुंबई में कुछ बड़ा होने वाला है। और आगे चलकर मुंबई में 26/11 अटैक होने के बाद हेडली ने राहुल भट्ट को ईमेल किया था। ये ईमेल है हेडली का। हेडली के भेजे हुए सभी फोटो और वीडियो से सभी 10 आतंकियों को कंप्यूटर एक्सपर्ट जरार शाह ने टीवी और गूगल मैप से दिखाकर समझाया कि कौन से लोकेशन पर किस ग्रुप को जाना है, वहां पर कितनी भीड़ होगी, अटैक कैसे करना है, ये सभी चीजों को पहले ही वीडियो दिखाकर बता दिया गया था। अब पूरी तैयारी हो जाने के बाद आतंकी इंतजार कर रहे थे कि मुंबई पे अटैक किस डेट को करना है। 13 सितंबर 2008 को जाकिर हुसैन लखवी ने आकर इन सभी को बताता है कि उनको 27 सितंबर को रोजा है और इसी दिन अटैक किया जाएगा। और ये 10 के 10 लड़के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब मुंबई पर अटैक करेंगे। लेकिन इसी टाइम पर इंडिया के रॉ को कुछ इनपुट मिलते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली और मुंबई में जगह जगह छापा पड़ रहा था। दिल्ली और मुंबई रेड अलर्ट पर था। ये न्यूज देखकर लश्कर का लीडरशिप डिसाइड करता है कि 27 सितंबर को अटैक करना ठीक नहीं है, इसीलिए इस डेट को कैंसिल कर देते हैं और फिर से ये लोग अगले डेट का इंतजार करने लगते हैं। इसके बाद 21 नवंबर को लखवी दोबारा आता है और सभी लोगों को बताता है कि आप लोगों को 26 नवंबर को अटैक करना है। 22 नवंबर 2008 को लखवी 10 लड़कों को लेकर सुबह समुद्र के पास पहुंच जाता है। इनको इंडियन कपड़े दिए जाते हैं, हाथ में कलावा पहनाया जाता है, इंडियन मोबाइल दिया जाता है और सिम दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनको इंडिया में जाकर खोलना है। इसको इंडियन पैसे दिए जाते हैं ताकि वहां जाकर टैक्सी और जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ड्राई फ्रूट, सैटेलाइट फोन, फेक आईडी, ये सारी चीजें देने के बाद इनको लास्ट में ये भी बोला जाता है कि बहुत भीड़ मिलेगी, ये मत सोचना है कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है, सबको मारने की कोशिश करना। अगर अंग्रेज मिले तो उनको ज्यादा टारगेट करना, लेकिन जब होटल में जाना तो मुस्लिम को छोड़ देना। ये सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद लखवी, जरार शाह, अबू हमजा और काफा इनको गले लगाकर 22 नवंबर को 7 बजे सुबह रवाना कर देते हैं मुंबई में अटैक करने के लिए। यहाँ से एक छोटी सी बोट में बैठकर निकलते हैं। उसके बाद ये लोग अल हुसैनी नाम के बोट में बैठ जाते हैं। अब अगले दिन 23 नवंबर को इनको एक इंडियन छोटी सी बोट दिखती है। इस इंडियन बोट का नाम कुबेर था। ये सभी आतंकी हाथ हिलाकर इशारा करते हैं कि हमारे इंजन की बेल्ट निकल गई है, हमको हेल्प चाहिए। और जब इंडियन बोट के लोग मदद करने के लिए इनके पास आते हैं, उसके बाद आतंकी इनके बोट पर कब्जा कर लेते हैं। कुबेर बोट पर 4 लोग थे, जिसमें से 3 लोग को ये जान से मार देते हैं और जो बोट चला रहा था अमरचंद, उसको ये अपने साथ रखते हैं। अटैक के कुछ दिन पहले यूएस के अल हुसैनी शिप के कोऑर्डिनेट पहले ही इंडिया को बता दिए थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर M.K. नारायणन ने इंडियन नेवी के एडमिरल सुरेश मेहता, इंडियन कोस्ट गार्ड को इंटेल दिए थे कि कुछ होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद इंडियन बोट जिसका नाम कुबेर था, इस पर बैठकर ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं और डेट आती है 26 नवंबर 2008 को। दूर से ही आतंकियों को मुंबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखने लगती हैं। इनको डर था कि पहुंचने पर अमरचंद कहीं हल्ला ना मचा दे, कोस्ट गार्ड ना आ जाए, तो इसको भी मारकर ये लोग बोट के पीछे रख देते हैं।
इसके बाद ये लोग इंडियन कुबेर बोट को छोड़ देते हैं और E40 JMHL मॉडल नंबर की बोट पकड़ते हैं और अपना इंडियन मोबाइल ऑन करते हैं। इसके बाद ये लोग मुंबई की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं और ये लोग शाम को 9 बजे मुंबई की बधवार पार्क कुलाबा के पास पहुंचते हैं। ये लोकेशन सोच समझकर डिसाइड किया गया था कि यहाँ पर मछुआरों की कॉलोनी थी। यहाँ पर उतरने के बाद किसी को कोई शक भी नहीं होता है। यहाँ उतरने के बाद थोड़ी दूर पर मेन रोड आ जाती है जहाँ पर 24 घंटे टैक्सी मिलती है। यहाँ से अटैक का लोकेशन बहुत नजदीक था। यहाँ से CST स्टेशन 3.5 किलोमीटर था और ताज होटल 1 किलोमीटर था। लियोपोल्ड कैफे 900 मीटर था। अब यहाँ से प्लान ये था कि इस्माइल और कसाब ये CST स्टेशन, जिसको पहले BTS स्टेशन कहा जाता था, वहां ये लोग जाएंगे। शोएब और नजीर अहमद लियोपोल्ड कैफे जाएंगे। जावेद और हफीज अरशद ताज होटल जाएंगे। इमरान और नसीर नरीमन हाउस जाएंगे। फहाद उल्लाह और अब्दुल रहमान ओबेराय होटल जाएंगे। बोट से बधवार पार के पास 8 आतंकी उतर जाते हैं और 2 आतंकी बोट पर बैठे रहते हैं क्योंकि इनको ओबेराय होटल जाना था। इसीलिए ये दोनों लोग उसी बोट को पकड़कर ओबेराय होटल के पास पहुंच जाते हैं। इसी टाइम पर इसी चाल में एक भरत तमोरे नाम का आदमी रहता था। 9:15 पर जैसे ही ये अपने घर से ताज होटल ड्यूटी के लिए निकलता है, इसको 8 लड़के बोट से उतरते हुए दिखाई देते हैं। भरत तमोरे लड़कों को रोक कर पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तो कुछ लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट हैं। इसी बीच कसाब चिल्लाकर बोलता है कि अपने काम से मतलब रख। और भरत तमोरे समझदारी से पुलिस को बताया कि ऐसे ऐसे लोग उतरे हैं, लेकिन पुलिस इनकी बात को सीरियसली नहीं लेती है। अगर इस टाइम पर पुलिस एक्शन लेती तो घटना को रोका जा सकता। इसके बाद कसाब और इस्माइल टैक्सी पकड़कर CST स्टेशन के लिए निकलते हैं। इस्माइल आगे ड्राइवर के पास बैठता है और ड्राइवर को अपनी बातों में फंसा लेता है और पीछे की सीट पर कसाब बैठकर बम में 1 घंटा 15 मिनट का समय सेट कर देता है और टैक्सी में ड्राइवर की सीट के नीचे लगा देता है। 15 मिनट बाद टैक्सी CST स्टेशन पहुंच जाती है। ये दोनों यहीं पर उतर जाते हैं और टैक्सी आगे लेकर जैसे ही लक्ष्मी नारायण गोयल विलय पार्ले पहुंचते हैं, टैक्सी में बहुत बड़ा धमाका होता है। ड्राइवर की जान चली जाती है। आसपास के लोग बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। इधर कसाब और इस्माइल CST स्टेशन पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि जो इनको वीडियो दिखाया गया था उसमें बहुत ज्यादा भीड़ था, लेकिन स्टेशन पर इस समय बहुत कम भीड़ था क्योंकि रात का समय था और ये गुस्से में मोबाइल निकालकर अबू हमजा को फोन मिला रहे थे। इसके बाद कसाब एक वॉशरूम में जाता है और अपना हथियार रेडी करता है और बैटरी लगाकर बम रेडी करता है और इस्माइल दूसरे वॉशरूम में जाता है और अपने हथियार रेडी करता है। और शुरू में कसाब AK-47 से अंधाधुंध गोलियां चला रहा था और इस्माइल हाथ गोले फेंक रहा था। जो लोग वहां से बचकर निकले थे बता रहे थे कि अजमल गोलियां चलाते समय पागलों की तरह हंस। जब इन्हें रोकने की कोशिश करी तो ये लोग पुलिस के ऊपर गोलियों और हाथ गोलों की बारिश कर देते थे। इसी टाइम पर विष्णु दत्ताराम माइक में अनाउंस करते हैं कि सारे पैसेंजर अपनी जान बचाकर स्टेशन के बाहर निकल जाएं और स्टेशन को खाली कर दें। ये लोग स्टेशन के अंदर रात को 9:30 पर घुसे थे और 10:45 तक ये लोग 6 मैगजीन अंधाधुंध फायरिंग में खाली कर दिए थे और ग्रेनेड का एक बैग खत्म कर दिए थे और पूरा CST स्टेशन खाली हो गया था। और यहाँ पर 58 लोग की जान चली गई थी और 104 लोगों को बम और गोली लगने से घायल हो गए थे। इसमें 8 पुलिस ऑफिसर भी शहीद हो गए थे। इधर पुलिस कंट्रोल से हेमंत करकरे जी, जो कि मुंबई ATS के हेड थे, उनको कॉल आता है कि CST स्टेशन पर ऐसा ऐसा अटैक हो गया है। वो अपने साथ अशोक कामते और विजय सालस्कर जी के साथ CST स्टेशन पहुंचते हैं। वहां से सफेद कलर की क्वालिस लेकर कसाब और इस्माइल के पास पहुंच जाते हैं और गाड़ी को देखकर कसाब और इस्माइल झाड़ियों में छिप जाते हैं और गाड़ी पर ये छिपकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं और पूरी 2 मैगजीन पुलिस की गाड़ी पर फायर कर देते हैं और सभी 8 पुलिस वाले वहां पर शहीद हो जाते हैं। और अब यहाँ से दोनों आतंकी पुलिस की क्वालिस गाड़ी लेकर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए निकलते हैं। इस गाड़ी का टायर भी गोली लगने से ब्लास्ट हो गया था, लेकिन ये लोग फुल स्पीड पर गाड़ी को चला रहे थे। कांस्टेबल अरुण जाधव गाड़ी में जिंदा थे। ये दोनों आतंकियों की सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन ये रिएक्ट नहीं कर रहे थे। इनके हाथ से थोड़ी दूर पर रिवाल्वर थी। जाधव ने सोचा कि रिवाल्वर उठाकर कसाब और इस्माइल के सर पे गोली मार दें, लेकिन इनके भी गोली लगी थी। ये चाहकर भी रिवाल्वर नहीं उठा पा रहे थे
इसी बीच गाड़ी में योगेश पाटिल जी की मोबाइल बजने लगती है और कसाब पीछे देखता है और अंधाधुंध गोली चला देता है। इस टाइम पर गाड़ी का टायर एकदम खराब हो गया था, गाड़ी आगे चल नहीं पा रही थी और अपोजिट साइड से एक स्कोडा कार जिसका नंबर था MH02JP1276 आ रही थी और इसमें समित विजय अपने फैमिली के साथ बैठे थे। इन दोनों ने बंदूक की नोक पर इनको रोका और इनकी कार को छीन लेते हैं, लेकिन अच्छी बात यह थी कि ये आतंकी उस फैमिली पर गोली मारना भूल जाते हैं। इसके बाद अरुण जाधव पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके इन्फॉर्म कर देते हैं कि इस रोड पर से 2 आतंकी अभी अभी निकले हैं और तुरंत पुलिस इस रोड पर चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा। इसी टाइम पर कसाब बंदूक उठाने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम पर तुकाराम ओमले जी, जो आर्मी से रिटायर होकर मुंबई पुलिस में ASI बने थे, इन्होंने कसाब को पकड़ लिया था, लेकिन कसाब इन पर गोली चला देता है और यहीं पर तुकाराम जी शहीद हो जाते हैं। यहाँ से पुलिस कसाब और इस्माइल को पकड़कर हॉस्पिटल ले जाती है। इस्माइल हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते मर जाता है, लेकिन कसाब को जिंदा पकड़ा जाता है। और सेम टाइम पर दूसरा आतंकी ग्रुप शोएब और नाजिर भी टैक्सी पकड़ी थी। ये भी अपने टारगेट लियोपोल्ड कैफे के लिए निकल गए थे। यहाँ से अटैक करने के बाद इनको ताज होटल जाना था। लियोपोल्ड कैफे बहुत फेमस कैफे था, यहाँ पर अंग्रेज बहुत ज्यादा आते थे, इसीलिए आतंकी यहाँ पर भी टारगेट किए थे। शोएब और नाजिर जब टैक्सी पकड़ते हैं तो कसाब की तरह टैक्सी में बम लगा देते हैं और ये दोनों आतंकी लियोपोल्ड कैफे उतर जाते हैं और टैक्सी आगे मझगांव जाकर ब्लास्ट हो जाती है। इस टैक्सी का ड्राइवर फूलचंद और पैसेंजर जरीन और रीमा मोहम्मद की ब्लास्ट में मौत हो जाती है और यहाँ 19 लोग बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और इधर ये दोनों आतंकी लियोपोल्ड कैफे में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, हाथ गोले फेंकने लगते हैं, जिसके कारण 11 लोगों की मौत हो जाती है और 28 लोग बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। बाद ये दोनों आतंकी लियोपोल्ड कैफे से ताज होटल के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में गोकुल वाइन शॉप पर बम लगा देते हैं, लेकिन कोई देख लेता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और पुलिस इसे समय पर डिफ्यूज कर देती है। दोनों आतंकी ताज होटल पहुंचने के बाद मेन गेट से जैसे घुसते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इसी टाइम पर गौतम अडानी दुबई पोर्ट के CEO मोहम्मद शराफ के साथ डिनर कर रहे थे ताज होटल के अंदर और वो बिल पे करके एग्जैक्ट उसी टाइम पर लॉबी की तरफ जा रहे थे, लेकिन सेकेंड राउंड मीटिंग के लिए पहले काफी पीने के लिए निकल जाते हैं। इधर से ये दोनों आतंकी गोली चलाते हुए आगे बढ़ते हैं तो पूरे ताज होटल में हल्ला हो जाता है और गौतम अडानी काफी छोड़ देते हैं और इनकी टीम इन्हें किचन में लेकर जाती है और गौतम अडानी को रेस्क्यू कर लिया जाता है और दोनों आतंकी सीढ़ियों से 5वें मंजिल पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनको पहले से पता था कि यहाँ पर बिजनेस सेंटर है। इनका मकसद ये था कि किसी बड़े आदमी को पकड़कर इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट करें। जब इस फ्लोर पर इन्हें कुछ नहीं मिलता है तो रात को 11:30 बजे ये लोग 6th फ्लोर पर जाते हैं और रूम नंबर 520 का दरवाजा असलहा से तोड़कर घुस जाते हैं और इस रूम में कारपोरेट बैंक के फार्मर चेयरमैन KR रामामूर्ति को वॉशरूम में कपड़े से बांध देते हैं। उसके आधे घंटे बाद तक ये पाकिस्तान में किसी चच्चा जान से बात करते रहते हैं। इसके बाद सुहेल और नाजिर ताज होटल पहुंच जाते हैं और ये दोनों आतंकी भी अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। ये 4 लोगों को बंदी बना लेते हैं और अपने साथी के पास रूम नंबर 520 में पहुंच जाते हैं। इस समय रात को करीब 2:30 बज रहे थे और ये आतंकी 6th फ्लोर पर आग लगाना स्टार्ट कर देते हैं और रूम नंबर 520 को एक तरह से कंट्रोल रूम बना लेते हैं और ये लोग लगातार पाकिस्तान से बात करते रहते हैं और रूम नंबर 520 में भी आग लगा देते हैं और पूरा धुआं हो जाता है। इसके बाद चारों लोगों को इसी रूम में बंद करके आतंकी बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद चारों लोगों ने बेड शीट का इस्तेमाल करके खिड़की से लटक कर बाहर निकल जाते हैं और ये आतंकी 30 से ज्यादा लोगों की जान ले लेते हैं और होटल में 100 से ज्यादा लोग बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इसके बाद आतंकियों का चौथा टीम, जिसमें इमरान और नासिर थे, ये लोग पैदल चलकर नरीमन हाउस पहुंच जाते हैं और ये आतंकी एक्सप्रेस पेट्रोल पंप पर बम लगा देते हैं और दूसरा बम नरीमन हाउस के पार्किंग एरिया में लगा देते हैं। ये नरीमन हाउस 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। इसको चाबाद ऑफ इंडियन ट्रस्ट ने 2 साल पहले खरीदा था, जो कि एक ज्यूस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर ज्यूस आकर के रुकते हैं और प्रेयर भी करते हैं। लेकिन इजराइल के प्रेस्ट गयोरिल और उनकी वाइफ रिबका अपने 2 साल के बच्चे के साथ यहाँ परमानेंट रहते थे। ये दोनों आतंकी यहाँ घुसने के बाद किसी को मारते नहीं, सबको बंदी बना लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट करने के लिए ट्राई करते हैं और इनके पास लगातार पाकिस्तान से फोन आ रहा था। उधर से पाकिस्तान का बंदा जो इंस्ट्रक्शन दे रहा था, बोलता है कि जो मैक्सिकन सिटीजन थी नोर्मा नाम की, उसकी बात आप मीडिया से करवा दो, लेकिन ध्यान रहे कि ये कहीं बाकी डिटेल ना दे दे।
कि अगर मैं आपसे कहूँ तो ये मैक्सिकन औरत है जी। इसका अगर मतलब मीडिया में इससे हम बात करवाएं, ये खुद मीडिया को बताया कि भाई मेरे साथ यूँ हो रहा है, तो मतलब मैं बचना चाहती हूँ, मुझे बचाया गया। लेकिन है कि ये अपना ख्याल ये रखना है कि ये ना कोई भी ऐसी बात आप लोगों के हवाले से ना, कितने लोग हैं यहाँ पर, कितने यरगमाली हैं, ऐसी बात। ये आतंकी नरीमन हाउस के अंदर तो बंदी बना रखे थे, लेकिन ये लोग आसपास के बिल्डिंगों पर गोली मार रहे थे और बम फेंक रहे थे, जिसमें भी कई लोगों की जानें चली गई थी। इसके बाद आतंकी फ्रस्ट्रेट होकर बंदियों में से 4 लोगों को गोली मार देते हैं, क्योंकि इनका गवर्नमेंट से कोई नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा था। अब इनका 5वां आतंकी ग्रुप, जिसमें अब्दुल रहमान, जिसको छोटा भी बोलते हैं, और फहादुल्ला, जो बोट लेकर ओबेराय होटल की तरफ गए थे, ये भी उसी पर्टिकुलर टाइम पर पहुंच गए थे और लाबी में पहुंचकर धुआंधार गोलियों की बारिश कर देते हैं और हाथ गोले भी फेंकते हैं। और 2 होटल स्टाफ जॉर्डन और प्रदीप को पकड़ लेते हैं और धमकी देते हैं कि अगर कहीं भागोगे तो गोली मार देंगे। उसके बाद आतंकी जॉर्डन से बोलते हैं कि सभी अल्कोहल की बोतल को उठाओ और अल्कोहल डालकर फर्नीचर और पर्दों में आग लगा दो। लेकिन आग लगाने के टाइम पर जॉर्डन इतना ज्यादा डर गया था कि उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि उससे लाइटर भी नहीं जल रहे थे, और फहादुल्ला देखकर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि जॉर्डन को गोली मार देता है। इसके बाद प्रदीप से कहता है आग लगाने के लिए, तो प्रदीप आग लगा देते हैं। और इसके बाद प्रदीप से आतंकी पूछते हैं कि वीआईपी गेस्ट कहाँ है, तो प्रदीप यहाँ पर थोड़ा सा चालाकी दिखाते हैं और कहते हैं कि वीआईपी गेस्ट ऊपर फ्लोर पर है, ऊपर लिफ्ट से जाना पड़ेगा। प्रदीप लिफ्ट में घुसकर बटन दबा देता है और लिफ्ट बंद हो जाता है। दोनों आतंकी बाहर रह जाते हैं और आतंकी लिफ्ट पर फायरिंग करने लगते हैं और प्रदीप चालाकी से बचकर निकल जाता है। और ओबेराय होटल के अंदर ये आतंकी 35 लोगों की गोली मारकर जान ले लेते हैं। पहला ग्रुप जो सीएसटी गया था, जिसमें अजमल कसाब को पुलिस पकड़ लिया था, इस्माइल को पुलिस मार दिया था। दूसरा ग्रुप इमरान और नासिर, ये नरीमन हाउस गए थे। तीसरा और चौथा ग्रुप, ये टोटल 4 लोग ताज होटल में थे। ये आतंकी हमला इतना भयानक था कि सिर्फ 10 लोगों ने पूरे मुंबई पर कंट्रोल कर लिया था। और रात में ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट हरकत में आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मांगती है कि एनएसजी कमांडो भेजो। अटैक के 3 घंटे के बाद ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिल्ली से हेल्प मांगी थी, और दूसरा मरीन कमांडो जो थे महाराष्ट्र के थे, उनका एक बेस मुंबई के अंदर भी था, उनको भी इन्फॉर्म कर दिए थे। जैसे इन्फॉर्म किया जाता है तो एनएसजी कमांडो रेडी हो जाते हैं। 360 एनएसजी कमांडो जाने के लिए रेडी थे, लेकिन जिस एयरक्राफ्ट से कमांडो को लेकर जाना था, तो पता चला कि ये एयरक्राफ्ट चंडीगढ़ में है। इसके बाद 1 घंटा और लग जाता है। इसके बाद डिसाइड होता है कि पालम एयरबेस पर एक एयरक्राफ्ट रेडी है, उसको मंगाकर एनएसजी कमांडो को भेज दिया जाना चाहिए। लेकिन ये एयरक्राफ्ट छोटा था, इसमें सिर्फ 120 एनएसजी कमांडो जा सकते थे। ये सब डिसाइड करने में, फ्यूल भरने में 2.5 घंटे और समय लग जाते हैं। इसके बाद 120 कमांडो निकलते हैं और पहुंचने में भी लगभग 3 घंटे लग जाते हैं। इन सभी की वजह से मुंबई के एयरपोर्ट पर पहुंचने में एनएसजी कमांडो को 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद ये 3 ग्रुप में तीनों टारगेट पर पहुंच जाते हैं, और ये मुंबई के मरीन कमांडो को भी पहुंचने में 3 घंटे लग गए थे। इसके बाद ये सारी की सारी चीजें मीडिया वाले लाइव दिखा रहे थे। इससे भी आतंकियों को बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही थी और सारी जानकारी इनके पास तक पहुंच रही थी कि कमांडो लेट हो गए हैं, कमांडो इस टाइम पर कहां पर हैं, कितने कमांडो हैं, हेलीकॉप्टर कहां उतर रहा है। इसके बाद जब कमांडो आ रहे होते हैं तो तीनों जगह के मैप, लोकेशन एवं सभी डिटेल्स रेडी होनी चाहिए थी, लेकिन ये भी नहीं किया गया था। जब एनएसजी कमांडो ओबेराय और ताज होटल पर पहुंचे तो इनके पास एंट्री, एग्जिट नक्शा, फुटेज, इसमें से किसी का लेआउट तक नहीं था। और कमांडो 28 नवंबर को सुबह 7 बजे ओबेराय होटल के 2 आतंकियों को मार देते हैं और 8:30 बजे नरीमन हाउस के 2 आतंकियों को मार देते हैं। और 29 नवंबर 2008 को ताज होटल के 4 आतंकियों को कमांडो सुबह 9 बजे मार गिरा देते हैं। इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने में करीब 60 घंटे लग गए थे। और हमारे तरफ से भी संदीप उन्नी कृष्णन जी और रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान राहुल सिंधे जी लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। इस पूरे 26/11 मुंबई आतंकी अटैक में 175 लोगों की जान चली जाती है और 300 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और आतंकियों को जितना हो सके कड़ी से कड़ी सजा दिया जाना चाहिए। सीएसटी स्टेशन के पास से जो आतंकी कसाब पकड़ा गया था, उसको आगे चलकर फांसी की सजा दे दिया जाता है। और हम लोगों को इस घटना से सबक लेकर, अगर कहीं भी कभी भी हम लोगों को किसी भी तरह की इलीगल या आतंकी एक्टिविटी दिखाई देती है,
तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि देश और देश के सभी नागरिकों को बचाने के लिए पुलिस को तुरंत सूचित करें और हम लोग जितना हो सके पुलिस का सहयोग करें। अगर आप सभी को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अयोध्या IAS चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।